Hello everyone, I am Dr. Minu. Today, I am going to discuss the topic of class 8, which is data handling. And in this video, I will cover the subtopic of graphical representation and pie chart. So this is all about me. So in the previous section, we have learned how to prepare a frequency distribution table. और इसके अलावा वी हैव आल्सो डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था जब हमारे पास डाटा किस टाइप का था, डिस्क्रीट। और सेकंड वन कौन सा था, कॉन्टिन्यूस डाटा। ठीक है। सो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही हैं, जिसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर डाटा हमारे पास क्या, अगर न्यूमेरिकल डाटा जो है अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसको क्या है, डिफिकल्ट होगा इंटरप्रेट करना और अंडरस्टैंड करना किसमें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो अभी भी माइंड में ये बात है, वाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या आ गया कि विजुअल क्लैरिटी, इससे डाटा हम इजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा ये है इजी टू कंस्ट्रक्ट है। फर्दर क्या है, अगर डाटा हमारे पास बहुत लार्ज हो, लार्ज डाटा के लिए हम इसके लिए क्विक एंड एफिशिएंट एनालिसिस ऑफ द लार्ज डेटाबेस, इसके लिए भी हम क्या है, ग्राफ्स को प्रेफर करते हैं। और उसके बाद क्या है, इट गिव्स ए क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। टेबल्स के कंपैरेटिव ये इजियर टू अंडरस्टैंड है। सो इसीलिए हम शिफ्ट करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। इस केस में देखो, अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखो ये एक आइकन है, कोई भी हम आइकन कोई सिंबल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है वो सिंबल, कार। एक कार को रिप्रेजेंट, एक कार कितनी कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 100 कार्स को। सो देखो, इंस्टेंट कि हम यहाँ पे 100 कार्स को ड्रॉ करते या उसके इमेजेस यहाँ पे लगाते, तो इससे इजी वे क्या हो गया, एक कार को हमने सिंबल को किससे डिनोट कर दिया, 100 कार से। तो वन सिंबल स्टैंड फॉर 100 कार्स। और अगर ये देखो मंथ वाइज डाटा है, हमने ये देखना है कि जुलाई में कितनी कार्स की सेल हुई है तो कितनी आएगी। देखो, वन कार जो है, दिस वन कार इज इक्वल टू 100 कार्स। तो ये 100 + 100 कितनी होगी, 200। और ये क्या है, हाफ। यहाँ पे देखो डिनोट कर रखा है, हाफ है यू। देखो ये वाला सिंबल है, इट डिनोट्स हाफ ऑफ 100। इसका मतलब हाफ ऑफ 100 कितना होता है, 50। सो ये 100 होगी हमारे पास, ये भी 100 होगी और ये है 50। सो टोटल कितनी कार्स होगी, 250। ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसी जो रिप्रेजेंटेशन है जी, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में सबने कर रखी है, और ये सबसे बेसिक है। और इसमें से अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें तो कैसे क्वेश्चंस होंगे इसमें से, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। वन सिंबल 100 है, 100 + 100 + 50, तो कितने बन गए, 250। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड। देखो, अगर हम अगस्त की बात करें तो यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 3। तो कितना बन जाएगा, 3 को अगर आप 100 के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो या फिर तीनों को ऐड कर लो, दोनों सेम ही बात है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 300। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स कितनी है, 4। ठीक है, 4 × 100, तो हमारे पास कितना आ गया, ये 400। तो इसका मतलब देखो, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि इन विच मंथ, किस मंथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स जो है वो प्रोड्यूस की है। तो देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 400। तो हम क्या बोलेंगे कि सितंबर वो मंथ है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्स को प्रोड्यूस किया है। ठीक है। सो ये इजी भी हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो पिक्टोग्राम है वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे वी वांट टू मेक द डाटा मोर विजुअल प्लस इंटरेस्टिंग। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कैटेगरी विच इज द बार ग्राफ। So drawing the bar graph vertically or horizontally is a very simple and effective way of representing the data visually. In the bar graph, the height of a bar represents the frequency of the corresponding observation. जो हाइट है, जो ये बार्स की जो हाइट है, ये किसकी कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये आगे हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे। एंड जो बार्स होने चाहिए ये ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, ऑल द बार्स मस्ट बी ऑफ इक्वल विड्थ एंड देयर शुड बी इक्वल गैप बिटवीन द एडजॉइनिंग बार्स। यहाँ पे क्या है देखो, इनके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स, फर्स्ट टर्म के मार्क्स और सेकंड टर्म के मार्क्स दे रखे हैं। सो डबल बार ग्राफ इज यूजफुल फॉर द कंपैरिजन ऑफ डाटा। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं, जैसे इन विच सब्जेक्ट हैज द स्टूडेंट इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। अब देखो सब्जेक्ट दे रखे हैं, फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है। हमने ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट जो हो रही है सबसे ज्यादा है, सबसे कम इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में है। और थर्ड वन इज हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो डाउन है। सो देखो, इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ गई, दो कैटेगरीज हैं। देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म है। ये कैटेगरी फर्दर क्या है, इसमें सब कैटेगरीज बनी हुई है। ठीक है।
तो हम इसके लिए क्या हम ड्रॉ करेंगे डबल बार ग्राफ। तो ये हमारे पास क्या होगी एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस। अगेंस्ट एक्स एक्सिस हमने क्या लिया है सब्जेक्ट्स। फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म में क्या दे रखे थे सब्जेक्ट्स थे, इनको हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया मार्क्स ऑब्टेन्ड। हाँ जी, टेबल के अकॉर्डिंग देखो, टेबल के अकॉर्डिंग देखो दो कलर दे रखे हैं इसमें। ये फर्स्ट कलर है वो फर्स्ट टर्म के लिए, और सेकंड वाला कौन सा है सेकंड टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म के लिए देखो इंग्लिश में 67 स्कोर थे, और सेकंड टर्म के लिए 70 थे। हमने देखना है कि किसमें इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा हो रखी है। तो देखो इसमें अगर हम देखें तो 95, फर्स्ट टर्म में 88 थे और सेकंड टर्म में कितने स्कोर्स हो गए इसके 95। तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई मैथ्स में। सेकंड पूछा था इन्होंने इन विच सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट इज लीस्ट। सोशल साइंस में देखो 73 और 75, 75 73 थे और बाद में कितने हो गए 75। सो सबसे कम किसमें इंप्रूवमेंट हुई सोशल साइंस में। और थर्ड उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस इनकी डाउन गई थी। देखो हम यहाँ से देख के बता सकते हैं। यहाँ पे देखो ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहले ज्यादा स्कोर थे और कम हो गए, बार देखो बार की हाइट यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या कम थी। तो डायरेक्टली देखने से पता लग रहा है कि इस वाले सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इसकी डाउन गई है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट था हिंदी। तो हम बता सकते हैं ग्राफ को हिंदी का है जो उसमें परफॉर्मेंस बच्चे की डाउन गई है। नेक्स्ट देखो हमारे पास ये कौन सी फिगर है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। यस बिल्कुल, ये है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को हम कॉलम डायग्राम भी बोलते हैं। नाउ इस केस में क्या करेंगे हम हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। हिस्टोग्राम क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, और हिस्टोग्राम को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देखेंगे। सो हिस्टोग्राम क्या होता है बेसिकली, इट्स एसेंशियली, सो हिस्टोग्राम इज एसेंशियली ए बार ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और बार ग्राफ था दैट वाज यूजफुल फॉर द डिस्क्रीट डाटा, बट हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर द कॉन्टिन्यूस डाटा। ये सारा कुछ हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, हमने डिस्क्रीट डाटा क्या था कॉन्टिन्यूस डाटा क्या था इसके बारे में पढ़ा था। सो डिस्क्रीट डाटा यहाँ पे था उसके लिए हमने क्या यूज कर रहा, उसके लिए हमने क्या यूज किया बार ग्राफ। कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम क्या यूज करेंगे हिस्टोग्राम। सो हिस्टोग्राम क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेरी क्लियर, ये तो पहले ही क्लियर है। सो हिस्टोग्राम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, ये हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लेना है क्लास इंटरवल, जो हाइट है ये वाले नंबर यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा जो फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास देखो मार्क्स है, 0 to 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है 3 स्टूडेंट। तो क्या पूछा गया है रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। क्लास इंटरवल देखो 0 to 10 है 10 to 20 है, इसका मतलब ये एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे ये वाले नंबर्स। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने किसके अलोंग दिखना है वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ पे देखो 0 है, ये डार्क वाली लाइन है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया 10, यहाँ पे आ गया 20। यहाँ पे हमने स्केल डिसाइड करना है, स्केल में देखो लोएस्ट नंबर कितना है हमारे पास 3, अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें तो आ रहा है हमारे पास 21। तो हम कैसे ले सकते हैं स्केल, यहाँ पे मान लो मैंने 3 ले लिया, ये आ गया हमारे पास 3, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया है विद क्लास इंटरवल एज बेस। ये देखो क्लास इंटरवल थे 0 to 10, 10 to 20, इसको मैंने क्या लिया बेस। एंड द हाइट प्रोपोर्शनल टू कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और ये हाइट थी ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि टेबल में दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है फ्रीक्वेंसी है। तो 0 to 10 क्लास इंटरवल को अगर हमने बेस लिया तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है 3। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। सिमिलरली अगर हम सेकंड इंटरवल की बात करें, सेकंड क्लास इंटरवल कितना है 10 to 20, 10 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे क्या है 20। अब 10 to 20 इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी आ रखी है 10। तो 10 हमारे पास कहाँ पे होगा, ये 9 और 12 के बीच में होगा। तो 10 to 20 के बीच में, ये 10 to 20 क्लास इंटरवल जो 9 और 12 के बीच में, ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी 10 की। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 20 to 30, 20 to 30 जो क्लास इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 21। तो डायरेक्टली 21 यहाँ पे है। तो हमने क्या करना है इसको 21 के आगे ये इक्वल विड्थ होगी देखो, यहाँ से इसको नीचे तक लेके जाना है एक्स। तो सिमिलरली हम बाकियों के लिए भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक हिस्टोग्राम। ये एग्जाम्पल देखो, आगे जो एग्जाम्पल दे रखी है इसमें बाकी सारा कुछ देखो सेम है, यहाँ पे मार्क्स की जगह पे वेट है और नंबर ऑफ पर्सन देखो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल जो है हमने एक्स एक्स की तरफ लेने हैं,
और जो नंबर ऑफ पर्सन है ये हमने वाई एक्सिस की तरफ लेने हैं। अब डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे जो था हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 to 10। तो हमने जब हिस्टोग्राम को बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये देखो फर्स्ट 0 to 10। यहाँ पे क्लास इंटरवल है 45 to 50। 45 to 50, अब 45 है जो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, 45, यहाँ पे इन्होंने स्केल लिया, देखो 45 50। तो 0 to 45 के बीच में हम इसको ऐसे एक जिगजैग जिगजैग सी एक लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ब्रेक। तो हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना, यहाँ पे थोड़ी स्पेस छोड़ के फिर आगे आगे हमने फर्दर क्लास इंटरवल को लेना है। ठीक है, बाकी सारा प्रोसीजर वो सेम है। So this was all about the histogram. So another device for presenting a discrete data is a pie। ठीक है, सो सर्कल ग्राफ बेसिकली क्या हो गया, पाई चार्ट जिसको हम बोलते हैं। इसमें हम, तो ये देखो एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है जो पाई चार्ट की, वो है पिज्जा। पिज्जा क्या है, एक पूरा सर्कुलर फॉर्म में होता है और इसके बीच में क्या होती है, स्लाइसिस। ये एक स्लाइस, ये है देखो सर्कल का सेंटर, सेंटर है ये, है कि ये क्या होता है, रेडियस। और ये क्या बन जाता है, सर्कल का एक सेक्टर। ये बात तो ये हो गई कि इसमें स्लाइसेस होते हैं जिसको हम सेक्टर बोलते हैं। सेकंड बात ये है कि होल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ये पूरा का पूरा देखो सर्कल है, ये किस में डिवाइड हुआ है, पूरा का पूरा सर्कल किस में डिवाइड हो रखा है, पार्ट्स में। सो पाई चार्ट की डेफिनेशन क्या होगी, सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ए होल एंड इट्स पार्ट्स। एट्थ क्लास की जो बुक है, इसमें जो क्वेश्चंस पाई चार्ट के साथ रिलेटेड है वो दो सेक्शन में दे रखे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, उसमें है ड्राइंग ए पाई चार्ट, पाई चार्ट को ड्रॉ करना। और सेकंड कैटेगरी में क्या है, रीडिंग ऑफ ए पाई चार्ट। यहाँ पे हमारे पास कोई डाटा दे रखा होगा, उस डाटा को देख के हमें पाई चार्ट को बनाना है। और सेकंड कैटेगरी में पाई चार्ट दिया होगा और उसको वहां से उसकी रीडिंग लेके वहां से डाटा देख के जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा हम उसके बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आइसक्रीम, एक सर्वे हुआ था स्कूल में। ठीक है, स्कूल के स्टूडेंट का सर्वे हो रखा है, उनमें उनकी चॉइसेस पूछी गई है कि कौन सा उनका फेवरेट फ्लेवर है आइसक्रीम का, स्टूडेंट्स का। ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग के ये अपना टेबल है, डाटा दिया हुआ है। पाई चार्ट में हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसमें सीखेंगे कि हमने कैसे पाई चार्ट बनाना है। तो ये आपके पास कौन सी कैटेगरी आ गई, फर्स्ट वाली कैटेगरी आ गई जिसमें हमने पाई चार्ट को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आप लोगों ने कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल पहले क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो ये मैंने किया एक सर्कल ड्रॉ, कोई भी रेडियस लेके, जैसे मैंने अभी एक सर्कल ड्रॉ किया। अब हमने क्या करना है, इस वाले को, ये होता है हमारे पास सेंटर, सेंटर को किससे डिनोट कर दिया, ओ के साथ डिनोट कर दिया। तो हम एक इसका रेडियस भी बनाएंगे। तो ये बन गया एक रेडियस। ठीक है, अब हमने इस सर्कल में कुछ ना कुछ लाइंस को हमने ड्रॉ करना है। तो वो लाइंस कौन सी होंगी, क्या कोई भी लाइन में यहाँ पे लगा दूं? क्योंकि हमने क्या बोला था कि जैसे पिज्जा के स्लाइसेस होते हैं वैसे ही यहाँ पे स्लाइसेस होंगे, जिसका होल के साथ क्या होगा, रिलेशनशिप होगा, पार्ट का होल के साथ रिलेशनशिप होगा। मगर जो भी लाइंस में यहाँ पे अब लगाऊंगी वो अपनी मर्जी से नहीं लगाऊंगी, वो कैसे लगाऊंगी, वो होगा हमारे पास एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें डाटा गिवन है परसेंटेज की फॉर्म में, इसको हमें पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल की फॉर्म में। ठीक है, सो कितना एंगल बनेगा 50% के अकॉर्डिंग उस सर्कल में। 50% ये है हमारे पास, ये परसेंटेज है। ये 50% इस सर्कल में कितना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इस 50% को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले एंगल में। क्योंकि ये बात आप लोगों को पता ही होगी कि जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल में ये पूरा का पूरा, अगर ये सर्कल है, इसको मैंने कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा सर्कल है जो इसमें एंगल बनता है, ये कितने डिग्री का होता है, हाँ जी बोलो, 360 डिग्री का। ठीक है, पूरा का पूरा जो कंप्लीट एंगल है ये 360 डिग्री का होता है। अब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कितने पार्ट्स में, इस क्वेश्चन में हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है। सो हमें थोड़ी सी अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन, इसकी 50% को हमने पहले किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन। 50% को अगर मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसको 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो कैंसिल आउट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1/2।
सिमिलरली 25%, यहाँ पे परसेंट है तो 25/100 कितना आ गया, 1/4। सो वी कैन से दैट वी हैव टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू द एंगल्स सो दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट द पाई चार्ट। अब हमारे पास फ्रैक्शन भी आ गई है, फ्रैक्शन की बात क्या करेंगे हम, सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास, इसको हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, कंप्लीट एंगल जो 360 का था। सो कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 180। और इसके लिए फ्रैक्शनल पार्ट देखो दोनों के लिए सेम है, 1/4 एंड 1/4। सो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 के साथ, 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। अब देखो हमने क्या करना है, जो प्रोट्रैक्टर है इसका जो सेंटर है इसको बिल्कुल हम सर्कल के सेंटर के ऊपर रखेंगे। यहाँ पे हमने इसको रख दिया, देखो 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे एंगल अगर हमने देखा तो 180 का एंगल कहाँ पे आया, ये पूरा का पूरा हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया, 180 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल ये वाला ये बन गया, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री। ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन है जो 50% ऑफ स्टूडेंट थे जो, और उसको अगर हमने एंगल में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया था, 180। सो ये वाला पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है, वो वाले स्टूडेंट को जिनको क्या पसंद है, वनीला। अब 90 डिग्री का एंगल कहाँ पे होगा, हमें पता है कि अगर ये पूरा एंगल 180 का है तो 90 क्या होगा इसकी, बिल्कुल हाफ में। ये रहा 90, चाहे इधर से आप देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए। तो 90 डिग्री कहाँ पे है, ये वाला एंगल आ गया 90। अगर हमने लाइन ड्रॉ की तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री। सो पहले ऊपर वाला पोर्शन 180 था, अब ये वाला पोर्शन कितना आ गया, 90 डिग्री का। और ये भी कितना है, 90 डिग्री का। स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन थे वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। हाँ जी, दे ये रही आपकी सेकंड कैटेगरी, इसमें था रीडिंग ऑफ ए पाई चार्ट। पाई चार्ट हमें दे रखा है, पाई चार्ट में इसे देख के हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, ठीक है। टोटल मार्क्स बता दिए हैं और एंगल बता रखा है इन्होंने, तो हमने क्या करना है कि कितने मार्क्स हैं वो बताना है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स थे, 100 डिग्री ये दे रखा है हमें, देखो पैस में कितना है, 100 डिग्री दे रखा है। तो टोटल एंगल कितना था हमारे पास, 360 का पास। 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 360 से। ठीक है। तो ये देखो ये भी इन्होंने बता रखा है कि सेंट्रल एंगल को अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे, इनटू टोटल मार्क्स करेंगे, तो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे हर एक सब्जेक्ट की। सो 5/18 आ गए, इसको हम 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। सिमिलरली साइंस का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन है 1/4। 1/4 को अगर हम 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 135। सो साइंस में कितने मार्क्स आ गए, 135 मार्क्स। टोटल मार्क्स देखो कितने बताए थे उन्होंने, 540। अब हम इनका टोटल करके देख लेंगे, टोटल किया तो कितना गया, 540। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पाई चार्ट। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन टू यूज। जो हमने अभी पिक्टोग्राम किया था, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, हमने कौन सा ग्राफ कहाँ पे यूज करना है, लास्ट में हमने इसको कंक्लूड कर रखा है। जब हमें डाटा विजुअली दिया होगा, पिक्टोग्राम को हम यूज करेंगे टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा स्पेशली फॉर द अर्ली लर्नर्स। आगे हमारे पास है बार ग्राफ। बार ग्राफ का मैंने बताया था आपको, जब हमारे पास डाटा किस फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट या फिर कैटेगोरियल फॉर्म में होगा डाटा, तो हम क्या यूज करेंगे, बार ग्राफ। और टू विजुअली कंपेयर द डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे हमारे पास क्या था, एक बार ग्राफ था सिंपल, एक था डबल बार ग्राफ। अगर सिंगल वेरिएबल के लिए हमने कंपेयर करना है तो हमारे पास आ जाएगा बार ग्राफ। अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैटेगरीज है, कैटेगरी और ग्रुप, जैसे हमने एग्जाम्पल की थी हमने फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के मार्क्स, उसमें हमने विजुअली कंपेयर किया था डाटा को अक्रॉस द कैटेगरी, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, बार ग्राफ्स। अब आ गया हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राफ हम किस लिए यूज करते हैं, बेसिकली जब हमारे पास डाटा कौन सा होता है, कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल डाटा। पाई चार्ट हम कभी यूज करते हैं जब हमने शो करना हो डिफरेंट पार्ट्स पार्ट्स और होल का रिलेशनशिप। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।